वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए ट्रेंडिंग में चल रही हाल ही में रिलीज हुई मूवी जिसका नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत में हमें पद्धति नाम के गांव को दिखाया जाता है, जहां का एक ट्रेडिशन है कि यहाँ पे हर लेडी पर्दे में रहती है। उन्हें अपने पिता, पति, भाई और बेटे के अलावा किसी भी गैर मर्द को देखना मना है बिल्कुल। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इस पे हम बाद में आएंगे। तो पहले हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर यानी कि शुभू से मिलते हैं। उसका पूरा नाम शुभ लक्ष्मी है। शुभू ने भी अपने पिता रामाराव को छोड़कर और किसी भी गैर मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखाया। खैर, शुभू इस वक्त गांव में लगे हुए मेले में होती है दोस्तों, और ये मेला गांव की देवी ज्वाला माँ की भक्ति और पूजा करने के लिए हर साल लगता है। शुभू की माँ उसके बचपन में ही मर गई थी, तब से उसको उसके पिता रामाराव ने पाल पोस कर बड़ा किया। बाकी रामाराव यहाँ की महिलाओं को पर्दे बेचकर अपना घर चलाता है दोस्तों। शुभू की भी शादी जल्दी यहाँ के सरपंच के बेटे राजेश से होने वाली है। और दरअसल शुभू और राजेश बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और तब से दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जब शुभू बड़ी हो गई यानी कि उसे पीरियड्स आने लगे, तब से उसने अपने चेहरे पे पर्दा डाल दिया। उससे पहले नहीं था। ये दोस्तों यहाँ का ट्रेडिशन है। उस वक्त शुभू और राजेश दोनों ने फैसला किया कि जब तक दोनों की शादी नहीं हो जाती तब तक राजेश तो शुभू का मुंह तो देख नहीं पाएगा, और साथ ही शुभू भी राजेश का चेहरा ना देखने की कसम खाती है तब तक, मतलब जब तक शादी ना हो जाए। अब शुभू मेले में घूम रही होती है, जहाँ पे वो अपनी दोस्त श्रावंती से मिलती है, जो कि पेट से होती है। अब इस मेले में कठपुतली के खेल के जरिए दोस्तों हमें इस मेले के साथ ज्वाला माँ के बारे में बताया जाता है। ज्वालंबिका एक ऐसी योद्धा थी जो इस जगह पे काफी साल पहले रहती थी। बहुत ही बहादुर और निडर योद्धा थी। ज्वालंबिका एक दिन जब अपने कुछ छात्रों को तीरंदाजी सिखा रही थी, तभी उनके एक स्टूडेंट को सांप काट लेता है। और उस वक्त ज्वालंबिका प्रेग्नेंट थी दोस्तों। फिर भी उन्होंने उस वक्त स्टूडेंट को लेकर घोड़े से सीधे वैद्य के पास जाना सही समझा, और उसकी जान बच गई उस बच्चे की। अब जब घने अंधेरे में ज्वाला उस स्टूडेंट को इलाज के लिए छोड़कर अकेले वापस आ रही थी, तो 4 दुष्ट मर्दों की गंदी नजर उन पे पड़ी। उन्होंने ज्वालंबिका से कहा कि तुम पेट से हो, घोड़सवारी से तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, एक काम करो तुम हमारे तांगे पे चलो। अब ज्वालंबिका को होने वाले बच्चे के लिए ये सही लगा और वो उनके तांगे पे बैठ गई। लेकिन वो चारों की गंदी नजर ज्वालंबिका पर थी। उन्होंने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हुए। तो फिर गुस्से में उन्होंने ज्वालंबिका को आग के हवाले कर दिया दोस्तों। और ज्वालंबिका एक योद्धा थी, तो उन्होंने उन चारों को भी इस आग में जला दिया। वो चारों आग में जलकर राख हो गए। तब तक ज्वालंबिका भी काफी जल गई थी, तो वो खुद भी एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। और फिर उसकी मौत के बाद क्या हुआ कि गांव में जब भी कोई बच्चा जन्म लेता तो वो जिंदा नहीं रहता, वो मरा हुआ ही जन्म लेता। जाहिर है ये ज्वालंबिका के श्राप के कारण हो रहा था। और तब गांव ने इस श्राप के असर को कम करने के लिए ज्वालंबिका का एक मंदिर बनाया, जिसमें ज्वालंबिका की पूजा वगैरह की जाने लगी। तभी पता नहीं कहां से एक पर्दा उड़ते हुए आया और ज्वालंबिका के चेहरे को आकर ढक लिया। तब से गांव के हर एक लड़की को जैसे पीरियड्स आते हैं तो वो खुद के चेहरे को पर्दे से ढक देती है और किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती। और जब ऐसा करना हुआ दोस्तों, तो गांव में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी और कोई भी बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं हुआ। साथ ही अगर कोई महिला कभी भी पर्दे को हटाती है और उसे कोई दूसरा मर्द देख लेता है, तो उसके परिणाम स्वरूप उस महिला को कुएं में जल समाधि दी जाती है। तभी ज्वाला का क्रोध शांत होता है, ऐसा गांव का मानना है, गांव के लोगों का मानना है। और इस मंदिर में ज्वाला के नाम की एक अखंड ज्योति तब से जली आ रही है दोस्तों। हर साल इस मेले का आयोजन कराया जाता है, जिसमें उन 4 दुष्टों के तौर पर 4 पुतलों को जलाया जाता है। साथ ही उसी दिन के बाद इस गांव में ये पर्दा औरतों की पहचान बन गया। तो अगले दिन की बात है, शुभू अपनी एक दोस्त के साथ अपनी माँ की कब्र पे जाती है। उसके बाद जब वो वहां से घर वापस आ रही होती है दोस्तों, तभी एक तेज हवा का झोंका आता है, जिससे शुभू का चेहरा खुल जाता है और उसका पर्दा उड़ जाता है। शुभू भी जल्दी से उस पर्दे को पकड़कर अपना चेहरा ढक देती है। अब वहाँ शुभू की दोस्त के अलावा तो कोई था नहीं, तो शुभू को किसी ने देखा भी नहीं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं हुई थी। इसके बाद वो राजेश से मिलने के लिए एक पुराने ट्रेन के डिब्बे में जाती है, जहाँ पर वो बिना अपना चेहरा ढकाए राजेश से बात करती है। वो राजेश को एक लॉकेट गिफ्ट करती है, जिसमें एस लिखा होता है। राजेश ने भी वैसे मेले में शुभू को एक कड़ा दिया था। तो यहाँ राजेश से मिलकर शुभू अपने सीधे घर आ जाती है, जहाँ पर वो अपने पिता से पूछती है, आपने मेरी माँ की दोस्त रत्ना आंटी को शादी का इन्विटेशन भेजा कि नहीं पापा? वो शहर में रहती है ना, कम से कम आप उन्हें फोन करके तो एक बार कह ही सकते हैं ना, उनके बिना मैं शादी नहीं करूंगी, पहले बता रही हूँ। अब अपनी बेटी की बात सुनकर रामाराव तुरंत रत्ना को कॉल करके शुभू की शादी का बता देता है और उसे इनवाइट करता है। अब रत्ना की बात करें दोस्तों, तो उसका एक पति और 2 बच्चे हैं, और वो सभी पूरी तरह से रत्ना पर ही निर्भर है। रत्ना के पति को कोई काम धाम तो आता नहीं। अगर रत्ना कहीं चले जाए तो रत्ना का पति एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। ऐसे में जब रत्ना अपने पति से शुभू की शादी के लिए 3 दिन के लिए इजाजत मांगती जाने के लिए, तो वो मना कर देता है कि नहीं नहीं, ये सब खराब हो जाएगा, घर का माहौल, बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, नहीं नहीं ये सही नहीं है। लेकिन रत्ना को पता था दोस्तों, उसके बिना शुभू शादी नहीं करेगी, क्योंकि शुभू की माँ ने मरते वक्त रत्ना से ही कहा था कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। और जब ये सारी बातें रत्ना अपने पति से बताती है कि मुझे जाना ही पड़ेगा, तब जाकर उसका पति हामी भर देता है। जिसके बाद फिर रत्ना पहुंच जाती है शुभू के पास। गांव में एक लड़की के बड़े होने पे सेलिब्रेशन
प्रमोशन किया जा रहा था, क्योंकि अब वो भी पर्दा पहनेगी। तो यहाँ पर एक मैगजीन राजेश के दोस्त के बैग से गिर जाती है, और जब इस मैगजीन को गांव वाले देखते हैं ना तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि इस मैगजीन के कवर पर दोस्तों शुभू की तस्वीर छपी है। अब जाहिर है उनको लगता है कि शुभू ने अपनी ये फोटो खिंचवाई होगी, तभी तो ये मैगजीन में आई। अब इस तरह शुभू का चेहरा पूरे गांव ने देख लिया था, तो शुभू को भी कुएं में जल समाधि लेनी पड़ेगी, नहीं तो श्रावंती जो कि पेट से है उसका बच्चा मरा हुआ पैदा होगा। और वो इसीलिए क्योंकि अब जो ये हरकत हो गई है, मतलब शुभू का चेहरा दिख गया है, तो ज्वालंबा खुश नहीं होगी और वो श्राप के तौर पर फिर से मरे हुए बच्चा पैदा करेगी। लेकिन जब रत्ना ये सब देखती है तो इसे रोकने की कोशिश करती है। वो पुलिस तक की धमकी देती है शुभू की जान बचाने के लिए, जिस पर उसको पता चलता है कि जब शुभू पैदा होने वाली थी ना, तब एक महिला ने अपना पर्दा हटा दिया था उस समय, और उस वक्त रामा राव ने ये बात सभी को बताई थी, और फिर उस महिला को कुएं में डूबकर मरना पड़ा था। अब रामा राव ने दोस्तों इसीलिए सबको बताया था क्योंकि उसकी जो बीवी थी वो पेट से थी, उसका बच्चा होने वाला था, और अगर वो नहीं बताता और अगर वो महिला कुएं में डूबकर जान नहीं देती तो शायद उसको यूं लगता था कि मेरा बच्चा भी मरा हुआ पैदा होगा, इसलिए उसने सबको बता दिया, और फिर सभी की वजह से उस महिला को कुएं में जान देनी पड़ी। तो अब सेम जो कंडीशन है दोस्तों वो शुभू के टाइम भी आ गई है, और देखा जाए तो शुभू भी आज उसी औरत के बलिदान की वजह से जिंदा है। तो इसीलिए अब बाकी लोग रत्ना को समझाते हैं कि देखो अगर इस तरह पुलिस आएगी तो पहले रामा राव को ही पकड़ेगी, क्योंकि उसकी वजह से भी कोई मर्डर हुआ था पहले, बाकी आप बाहर किए तो हमारे मैटर में मत ही बोलो। और दोस्तों फिर शुभू के जल समाधि के लिए एक दिन तय किया जाता है। रत्ना शुभू से कहती है कि तुम यहाँ से भाग चलो मेरे साथ, लेकिन शुभू जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और ना मैं जानती हूँ कि ये फोटो मैगजीन में कैसे आई, पर मैं अपने लिए गाँव वालों पर ज्वालामाँ का शाप नहीं छोड़ सकती, मुझे अपनी जान देनी होगी ताकि गाँव स्वस्थ रहे। शुभू अगले दिन राजेश से भी मिलने जाती है, जो कि जानता था कि इसमें शुभू की कोई गलती है ही नहीं, इसलिए वो शुभू को बताता है कि जरूर उस मैगजीन के फोटोग्राफर ने तुम्हारी फोटो चोरी से खींची होगी, तो इसमें तो तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं, पर लोग समझ ही नहीं रहे। और मैंने उस फोटोग्राफर का पता किया, वो इस वक्त धर्मशाला में है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा। मैं उससे मिलने जाऊंगा और उसे सबके सामने कबूल करवाऊंगा कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं, उसी फोटोग्राफर की गलती है। लेकिन शुभू ये सुनकर रोने लग जाती है कि अब तो सब बदल गया है, और वो राजेश को अपने सामने आने के लिए बोलती है ताकि वो राजेश का चेहरा देख पाए। राजेश को पर्दे के जरिए देखकर वो खुद को रोक नहीं पाती और उसके गले लग जाती है। अब जल्दी दोस्तों वो दिन भी आ जाता है जब शुभू को जल समाधि कुएं में लेनी थी, तो वो पूरे ताम झाम के साथ ये समाधि ले लेती है। उसे एक पत्थर बांधकर डुबोया जाता है, जिसके पानी में जाते ही तेज आंधी आ जाती है और ज्वालामाँ की अखंड ज्योति उस हवा से बुझ जाती है, जिससे गांव वालों को लगता है कि वो गलती कर रहे हैं, इसलिए वो शुभू को डूबने से रोकते हैं, और फिर राजेश पानी में कूदकर शुभू को बचा लेता है। फिर पंचायत में ये फैसला होता है कि शायद शुभू की इसमें कोई गलती थी नहीं, तभी ऐसा हुआ है, लेकिन अगर शुभू की गलती हुई तो श्रावंती का बच्चा मर जाएगा। इसलिए पंचायत में यह फैसला लिया जाता है कि शुभू को धर्मशाला जाकर उस फोटोग्राफर को ढूंढना होगा और उससे गांव वालों के सामने ये बुलवाना होगा कि ये फोटो उसने चोरी से खींची है। इसके बारे में शुभू को नहीं पता। अगर फोटोग्राफर ने ये कह दिया तो शुभू सही है, और अगर नहीं कहा तो फिर देखा जाएगा। और राजेश शुभू के साथ जाने को तैयार था दोस्तों, लेकिन उसके पिता उसको मना कर देते हैं, तो रत्ना शुभू के साथ जाने को हो जाती तैयार। बाकी अगर शुभू वहां से वापस नहीं लौटती है तो उसके पिता रामाराव को गांव वाले जिंदा जला देंगे, ये भी कंडीशन होती है। और इस धमकी के साथ शुभू को वो लोग गांव से रत्ना के साथ जाने देते हैं। दोस्तों अब शुभू को कैसे भी करके उस फोटोग्राफर को ढूंढना था, तभी सब कुछ सही होगा। शुभू को 2 हफ्तों में वापस आना था, क्योंकि लगभग 3 हफ्ते के बाद श्रावंती का बेबी होने वाला था, तो मतलब शुभू को वापस आना ही होगा। इस सिचुएशन से भागने के लिए उसके पास कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों। शुभू जब रत्ना के साथ जा रही होती है तो वो जाते वक्त देखती है कि राजेश उसको देख रहा है। उसे पता था कि राजेश उसका इंतजार करेगा, तो शुभू रत्ना से छिपकर रोने भी लग जाती है। रत्ना कहती है सब सही हो जाएगा, चिंता मत करो, तुम्हें दूसरा मौका मिला है, बाकी इस काम में हमारी मदद मेरी दोस्त की बेटी अमिस्था करेगी। मैंने अपनी दोस्त से बात करी है, अमिस्था इस वक्त दिल्ली में है, वो अपनी माँ के कहने पर हमको लेने के लिए आ जाएगी। इसी के साथ दोस्तों कहानी जाती है अमिस्था की तरफ, जो कि एक सिविल इंजीनियर है और थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड भी। अब ये क्यों, ये तो हमें आगे पता चलेगा। खैर इसी बीच शुभू उस फोटोग्राफर को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन नेटवर्क के बाहर होता है। बाकी रत्ना भी अपने पति को कॉल करके झूठ बोलती है कि उसकी माँ की एक दोस्त थी, उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई है, इसलिए मुझे उनको देखने के लिए 4 दिन के लिए जाना पड़ेगा। इस तरह वो भी अपनी छुट्टी ले लेती है अपने पति से। आगे हम अमिस्था को देखते हैं दोस्तों, जो कि अपनी कंपनी के एक प्रोजेक्ट पे बिना छुट्टी लिए रात दिन एक एक करके काम कर रही है, क्योंकि उसको उम्मीद है कि उसे इस प्रोजेक्ट का टीम लीडर बना दिया जाएगा। इसी बीच अमिस्था की माँ का उसे कॉल आता है और वो अमिस्था से शुभू की मदद करने के लिए कह देती है, और इसमें अमिस्था की माँ उसे पहले शुभू की पूरी स्टोरी बताती है, लेकिन अमिस्था को अभी अपने काम पे ध्यान देना था, इसलिए वो सीधा मना कर देती है। पर अगले ही पल उसे पता चलता है कि जो प्रमोशन उसे मिलने वाला था वो किसी और को दे दिया गया है। इस बारे में जानते ही वो तुरंत अपने बॉस से बात करने जाती है, तो उसका बॉस अमिस्था से कहता है कि मैं तुम्हें ये प्रोजेक्ट लीडर बनाने वाला था, पर क्लाइंट की डिमांड थी कि उससे प्रोजेक्ट लीडर एक मर्द चाहिए, ना कि कोई फीमेल। ये सुनकर अमिस्था को बुरा भी लग जाता है। इसी बीच उसे फिर से अपनी माँ का कॉल आता है, जिसे देखते ही वो अपनी बॉस से कहती है मैं
अपनी सारी लीव अभी ले रही हूँ और जा रही हूँ वेकेशन पे। अपनी लीव तो मैं यूज कर ही सकती हूँ ना। इतना कहकर वो अपनी माँ का फोन उठाती है और उनसे कहती है, माँ मैं जा रही हूँ उन लोगों को पिकअप करने और मैं पहुंचाऊंगी शुभू को उस फोटोग्राफर तक। इसके बाद वो शुभू और रत्ना को पिक करती है। तो ये लोग धर्मशाला बाय रोड जाने वाले थे। रास्ते में एक जगह पे ये लोग शॉपिंग के लिए दिल्ली में रुक जाते हैं, जहाँ पर शुभू एक बड़ा सा पोस्टर देखती है जिसमें दोस्तों उसी का चेहरा और उस मैगजीन का नाम है। उसको देखकर शुभू काफी रोती भी है और यहाँ उसको रत्ना संभालती है कि किसने किया ये, बेचारे को इस मुसीबत में डाल दिया किसी ने, मतलब वो जो फोटो खींचने वाला था दोस्तों वो। दूसरी तरफ राजेश के पिता उससे कहते हैं कि तुम्हारी शादी अब शुभू से नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी लड़की को मैं अपनी बहू नहीं बना सकता जिसका चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया हो, फिर चाहे इसमें उसकी गलती हो या ना हो। और अपने पिता की बात सुनकर राजेश को बुरा तो लगता है पर वो कुछ कर नहीं सकता था। इधर शुभू श्रावंती के पास कॉल करके उसके हालचाल के बारे में पूछती है, मगर बीच में ही श्रावंती का पति आकर फोन ले लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शुभू से अब उसकी पत्नी कोई रिश्ता रखे। इसके बाद अमिष्ठा हंसते हंसते शुभू से सवाल करती है कि ये मुझे मेरी माँ ने तुम्हारे बारे में सब बता दिया है, लेकिन तुम क्या सच में मानती हो कि ये पर्दा तुम्हारी हर चीज से तुम्हें बचाएगा? तो इस पर शुभू गुस्से में बोलती है, हमारी मान्यताओं का मजाक मत उड़ाओ तुम। इस पर्दे के ना होने की वजह से ज्वाला माँ के साथ ऐसा हुआ था, ये पर्दा ही हमें बचाता है। तो अमिष्ठा तो हंसते हुए कहती है, फिर तो ये बुलेट प्रूफ भी होगा। शुभू बुरी तरह गुस्सा हो जाती है दोस्तों और इन दोनों के झगड़े को रत्ना फिर संभालती है और टॉपिक को चेंज करने के लिए वो अमिष्ठा से पूछती है कि तुम शादी वगैरह कब करोगी? अमिष्ठा कहती है, ना तो मैं भगवान में मानती हूँ और ना ये शादी वगैरह करना चाहती हूँ, मेरा गोल अलग ही है। अमिष्ठा की बात सुनकर शुभू बोल पड़ती है कि तुम भगवान में नहीं लेकिन साइंस में विश्वास करती हो, तो तुम्हारे हिसाब से ब्रह्मांड बिग बैंग से बना होगा, पर क्या तुमने उसे होते हुए देखा है? नहीं ना, तुमने उसके बारे में पढ़ा है। इस तरह हमारा विश्वास है और भगवान है। बाकी एक औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान तो यही है कि वो दूसरी जिंदगी को इस दुनिया में लेके आ सकती है, और तुम वही नहीं करना चाहती। ये तो पाप है। वो औरत ही क्या जो शादी ना करे, माँ ना बने। अब ये सारी बातें अमिष्ठा को बड़ी मजाक लगती है, तो वो शुभू पे और हंसती है कि कैसी मेंटालिटी है इसकी। दूसरी तरफ राजेश देखता है कि उसके गांव के सभी लोग शुभू की तस्वीर वाली वो मैगजीन ले रहे थे और ये चीज राजेश को बर्दाश्त नहीं होती। वो शायद अपना फैसला कर लेता है। इधर रत्ना, शुभू और अमिष्ठा एक होटल में पहुंचते हैं, जिसका कमरा देखकर शुभू कहती है, इतने महंगे रूम लेने की क्या जरूरत है, थोड़ा सस्ता नहीं ले सकते थे क्या हम? मैं तो 500 से ज्यादा नहीं दूंगी, पहले बता रही हूँ। और दोस्तों अमिष्ठा फिर उसका मजाक उड़ाती है। दोनों फिर झगड़ती हैं। शुभू तो रूम छोड़कर जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन फिर रत्ना उसको समझाती है कि देखो तुम थोड़ा सब्र रखो, ना तो हम रास्ते जानते हैं और ना ही यहाँ की भाषा, तो बस अपने मिशन पे ध्यान दो। उनके समझाने पे शुभू रुक जाती है, लेकिन फिर रात में अमिष्ठा शुभू को रोते हुए देखती है और उससे माफी मांगती पहले। साथ ही कहती है, अब मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगी, सॉरी। हमें सुबह निकलना पड़ेगा उस फोटोग्राफर को ढूंढने के लिए, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी जान के साथ तुम्हारे मन का भी सवाल है। और इस तरह इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। तो अगले दिन सुबह ही तीनों निकल जाती है, जिस दौरान लगातार रत्ना को उसके हस्बैंड का कॉल आता है कि कहाँ हो, क्योंकि उसके लिए बच्चे और बाकी सब चीजें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वो रत्ना को फोन करके कहता है कि देखो अगर तुम्हारी आंटी खतरे से बाहर हो गई है तो वापस आ जाओ। रत्ना बोलती है, उनकी हालत तो बहुत ही गंभीर है पर। तो उसका पति कहता है, ठीक है आंटी से बात करवाओ जरा मेरी। अब ये सुनकर रत्ना खुद आवाज बदल कर बातें करती है। उसको ऐसे बातें करते देखकर अमिष्ठा और शुभू बड़ी हंसती भी है कि बढ़िया है यार ये। आगे जाने पर इनको पता चलता है कि वो एक लैंडस्लाइड होने की वजह से अब आगे नहीं जा पाएंगे। इस दौरान लगातार शुभू उस फोटोग्राफर को कॉल कर रही थी, जो कि जैसे कॉल उठाता है शुभू अमिष्ठा को फोन थमा देती है और फोन तब तक कट जाता है यार। साथ ही दोबारा कॉल लगने पर नहीं लगता, क्योंकि वो फोटोग्राफर शायद ऐसी जगह पे था जहाँ पे नेटवर्क नहीं है। अमिष्ठा शुभू से कहती है, मैंने उसे मैसेज और मेल कर दिया है, तुम चिंता मत करो, जैसे ही नेटवर्क आएगा तो उसको पता चल जाएगा। तब ये सुनकर आती है शुभू की जान में जान। अब दोस्तों ये लैंडस्लाइड क्लियर होने में टाइम लगने वाला था, तो अमिष्ठा कुछ लोगों के साथ पास ही के गाँव में कैंपिंग करने के लिए जाती है, जहाँ पर उन तीनों की मुलाकात धीरेन्द्र नाम के आदमी से होती है। और धीरेन्द्र की पत्नी इस दुनिया में नहीं है, तो वो अपने काम में बिजी रहता था, इसलिए धीरेन्द्र की बेटी ने उससे कहा कि पापा थोड़ा ब्रेक ले लो काम से, और फिर वो यहाँ पे सोलो आ गया ट्रैवलिंग के लिए। ये सुनकर शुभू धीरेन्द्र से पूछती है, आप अपनी बेटी कितनी बात मानते हो? वो कहता है, हाँ उसकी बात ना मानकर मुझे मुसीबत में थोड़ी पड़ना है। यहाँ धीरेन्द्र के साथ बाकी सभी शुभू के पर्दे के बारे में पूछते हैं, तो जवाब में अमिष्ठा उन्हें शुभू के गाँव का जो ट्रेडिशन है उसके बारे में बताती है। ये तीनों एक रेजिडेंसी में रुके होते हैं, जिसको एक लड़की चला रही है। उस लड़की का सपना है कि वो एक दिन माउंट एवरेस्ट चढ़े, और जो भी माउंट एवरेस्ट चढ़ते वक्त मर जाता है उनसे रिलेटेड यहाँ पे उनके नाम और बाकी चीजें लिखी भी होती है। शुभू तो पहली बार दुनिया देख रही थी, वो उस चिड़िया की तरह महसूस कर रही थी दोस्तों, जिसको उसका मालिक पिंजरे से आजाद कर देता है। और वो बड़ी खुश भी होती है, क्योंकि वो अपनी आंखों से तरह तरह की चीजें देख रही थी। जब वो पिंजरे में थी, जब वो गाँव में थी, तो उसको लगता था कि बस ये यहीं तक सीमित है, उसके गाँव तक की चीजें। और यही बातें शुभू समझ चुकी थी दोस्तों, कि जो मजा आजादी में है वो किसी के बंधन में नहीं।
क्योंकि अभी तक तो जो उनके गांव की परंपरा थी उसके हिसाब से तो बंदर में रहना ही उनके लिए फिक्स था। और इसी बीच जो लैंडस्लाइड का रास्ता है वो 3 दिन के बाद क्लियर होगा, तो इनको ना चाहते हुए भी यहीं पे रुकना पड़ेगा। अगली सुबह जब शुभू, रत्ना और अमिस्था के साथ घूम रही होती है, तभी एक ब्रिज पर हवा के कारण शुभू आगे नहीं जा पाती, तो वो रत्ना से कहती है आप लोग होकर आओ, मैं यहीं रुक जाती हूँ। तो इसी बीच शुभू सोचती है क्यों ना मैं राजेश को कॉल करूँ। वो राजेश को कॉल करती है, जो कि फोन उठाता ही नहीं क्योंकि वो शादी के मंडप पे बैठा हुआ था। हाँ दोस्तों, शुभू का कॉल देखकर राजेश के पिता उससे फोन छीनकर शुभू को सब कुछ बता देते हैं और बेचारी शुभू एकदम से टूट जाती है। रोते रोते थोड़ी दूर निकल जाती है वो, जिस दौरान 4 लोग शराब पी रहे होते हैं। वो शुभू को देखते हैं और मौका देखकर शुभू को ट्रक में लाद कर लेके जाते हैं। बेचारी काफी हाथ पैर मारती है, चिल्लाती है, उसकी चीखें निकलती है। तो ये सुनकर उनके साथ के 2 लड़के बाइक से उस ट्रक का पीछा करते हैं और अमिस्था भी अपनी गाड़ी से ट्रक का पीछा कर रही होती है। वो लोग दोस्तों शुभू के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये सभी लोगों को पीछे आते हुए देखते हैं तो शुभू को चलते ट्रक से नीचे फेंक देते हैं, जो कि बेचारी बेहोश हो जाती है। और फिर शुभू को तुरंत वहां से अमिस्था लेकर जाती है उसका इलाज करवाने। वैसे शुभू को ज्यादा चोट तो नहीं आई होती, लेकिन उसके मन को बहुत बड़ी चोट लग गई थी। अमिस्था उसको शांत करने की कोशिश करती है, जिस पर शुभू कहती है तुम मजाक में कहती थी ना कि तुम्हारा पर्दा बुलेट प्रूफ है क्या। शायद मैं भी यही मानती थी, लेकिन ये पर्दा मुझे नहीं बचा पाया। आज मैंने क्या गलती की, एक हवा के झोंके से मेरा पर्दा उड़ गया और किसी ने मेरी फोटो क्लिक कर ली, उसमें भी मेरी गलती। तो अमिस्था यहाँ शुभू को समझाती है ये पर्दा तुम्हें नहीं बचाता, तुमने स्पेस सूट भी पहना होता ना, फिर भी वो लोग ऐसा ही करते। रियलिटी को फेस करो। शुभू पूछती है फिर ज्वालामाँ गलत है क्या। तो रत्ना समझाती कि नहीं बेटा वो गलत नहीं है, लोगों ने उन्हें गलत समझ लिया। तुम ही बताओ, जो कि एक महान योद्धा थी वो कभी चाहेंगी कि नारी ऐसे डर कर पर्दे में रहे, और वो भी ऐसी योद्धा थी जो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी लेकिन मर गई बेचारी। तो वो क्या कभी किसी बच्चे की जान लेगी। देवी ऐसे नहीं होती। शुभू तुम्हारे गाँव में अभी तक कोई बच्चा नहीं मरा, लेकिन इस प्रथा ने कई औरतों की जान ले ली है। क्या कोई ऐसी औरत जिंदा बची है जिसका पर्दा हट गया हो। उसे मार दिया जाता है इस प्रथा के नाम पर। अगर कोई ऐसी औरत बची होती और उसके बाद किसी बच्चे के साथ कुछ गलत होता तो हम मानते कि ये ज्वाला माँ कर रही है। ये ऐसी जो परंपराएं हैं ना, ये हमारे हिंदू धर्म में नहीं है, बल्कि इनको सोसाइटी ने पैदा किया ताकि वो औरत को कंट्रोल कर सके, खुद की बराबरी करने से रोक सके। तुम्हारे पर्दे को हटाने से श्रावंती के बच्चे को कुछ नहीं होगा, ये मैं लिख के दे रही हूँ। दोस्तों अब ये सारी बातें सुनकर शुभू इस बारे में रात भर सोचती है, और सुबह होते ही जब ये लोग आगे के लिए निकलते हैं तो शुभू अपने पर्दे को हटा देती है। बिल्कुल अब लैंडस्लाइड खत्म हो चुका था और अब बस इनको जाकर उस फोटोग्राफर से मिलना था। शुभू पूरी तरह से बदल जाती है इस पर्दे को हटाकर। उस पर्दे को हटाकर ही दोस्तों उसके चेहरे को देख पाते हैं, और वो शुभू को देखते पहचान जाते हैं कि अरे ये तो वही खूबसूरत मैगजीन गर्ल है। और यहाँ शुभू ने एक नया वर्ड सीखा होता है, बकेट लिस्ट, मतलब कि वो चीजें जो मरने से पहले एक आदमी अपनी जिंदगी में करना चाहता है। शुभू की भी कुछ ख्वाहिशें थी दोस्तों। वो बर्फ को छूना चाहती थी, नौकरी करना चाहती थी और साथ ही अपने गांव में बिना पर्दे के आजादी से घूमना चाहती थी। ये सब करने के बाद वो काफी खुश थी, और उसके इस बदलते स्वभाव को देखकर अमिस्था और रत्ना भी बड़ी खुश होती है। और शुभू अभी यहाँ कुछ और दिन रुकना चाहती थी। तो एक सुबह जब वो सोकर उठती है ना, तो रत्ना उसको आकर बताती है कि उस फोटोग्राफर ने अपना एक वीडियो अमिस्था को भेजा है। उस वीडियो में वो फोटोग्राफर बता रहा था कि मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ। एक खास तरह की बर्ड की फोटो लेते वक्त मैंने उस लड़की को देखा, उसकी आंख में बिल्कुल आग थी। वो मुझे स्पेशल लगी और मैंने बिना सोचे समझे उसकी पिक क्लिक कर ली। पर अमिस्था के मेल के जरिए मुझे पता लगा कि इस फोटो की वजह से बेचारी की जिंदगी में काफी कुछ बदलाव आ गया, और मैं खुद से उस लड़की से माफी मांगना चाहता हूँ और उसे वादा करता हूँ कि उस फोटो को मैं कहीं भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। यहाँ दोस्तों फोटोग्राफर ने खुद मान लिया था कि उसने शुभू की परमिशन के बिना ये पिक ली थी। अब शुभू का यहाँ आने का मिशन हुआ पूरा। वो वापस अपने गाँव में लौटना चाहती थी, जिस चीज को सुनकर अमिस्था तुरंत निकल पड़ती है क्योंकि उसका मूड थोड़ा खराब हो जाता है। वो रास्ते में जा रहे कुछ लड़कों के साथ जानबूझकर रेस करने की सोचती है, क्योंकि वो अमिस्था को लड़की समझकर चैलेंज कर रहे थे। इससे रत्ना की हालत खराब, क्योंकि उसको भी उसके पति का कॉल आया जा रहा था और उसने अपने बेटे को थप्पड़ भी लगा दिया था गुस्से में। फोन पे वो कह रहा था कि जल्दी आ जाओ वरना वहीं रहना। अब इन सारी बातों से वो परेशान तो थी, ऊपर से अमिस्था की गाड़ी तेज चलाने की वजह से उसको और डर लग रहा था। अब इनको देखकर एक लेडी पुलिस ऑफिसर रुकती है और वो तीनों को अपने घर चलने के लिए कहती है ताकि रत्ना थोड़ा आराम कर सके। इस लेडी पुलिस ऑफिसर का नाम है दोस्तों आराधना। आराधना के घर जाने के बाद रत्ना थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। तो शुभू अमिस्था को सुनाने लगती है कि तुम्हारे उस फालतू की रेस के चक्कर में आज आंटी की जान चली जाती, हम अब तुम्हारे साथ नहीं बस से जाएंगे। अमिस्था कहती है मेरा मूड ऑफ था और जो आंटी के साथ हुआ उसके लिए माफी मांगती हूँ, मगर तुम नहीं समझोगी मेरी परेशानी। मैं 8 साल से काम ही कर रही हूँ, जबकि मुझे मेरे साथ काम करने वाले मेल एम्प्लॉय से कम सैलरी मिलती है। फिर भी मैं लगी रहती हूँ क्योंकि मुझे सक्सेसफुल बनना है। जिंदगी, रिश्ते, सेहत सब दांव पर लगा दिया, लेकिन फिर भी मैं जो डिजर्व करती थी वो किसी मेल को दे दिया गया, मुझे नहीं मिला। तो अब इस रेस के रूप में मुझे जब किसी मर्द से कम्पीट करने का मौका मिलता है तो मैं क्यों ना करूं। मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूं जो कि वापस उसी नरक में जा रही हूं। दोस्तों इन दोनों की बात को आराधना भी सुन रही होती है। वो अकेले में अमिस्था से पूछती है कि
शिबू और रत्ना जैसी लेडीज के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अमिष्ठा बहुत ही कूल बनते हुए कहती है, ये लूजर्स है। कोई अपने पति की जी हुजूरी करता है, बच्चों को पालता है, इतने कोमल है कि पीरियड क्रैम्प्स के दौरान लीव चाहिए। इन्हें शॉपिंग, मेकअप और घर परिवार में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इनकी जिंदगी इसी में शुरू होकर खत्म हो जाती है। तो आराधना उसे कहती है, ये बताओ तुम्हें किसने ठेका दिया ये डिसाइड करने का कि औरतें किस तरह से जिए? मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरे भी बच्चे हैं और साथ ही मेरे अंदर वो सारी चीजें हैं जो तुमने बताई। तब भी मैं काम कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस दुनिया में हर इंसान को अपने हिसाब से जीने का हक है। कौन सी औरत किस तरह जिएगी ये तुम ना बताओ। तुम्हें जो पसंद है तुम वो करो, किसी और को जो पसंद है उसे वो करने दो। अरे पीरियड क्रैम्प्स भी होते हैं ना, तो मैं लीव भी लेती हूँ। अरे ऑलरेडी मर्द हमें नहीं समझ सकते, लेकिन एक औरत होते हुए तुम तो समझो हमें, हम साथ मिलकर आगे बढ़े, ये सोचो ना। और इस पॉइंट पर अमिष्ठा को अपनी गलती समझ में आ जाती है और ये भी समझ आ जाता है कि रियल फेमिनिज्म क्या होता है। वो आराधना के कहने पर शिबू से माफी मांगती है और उसे फिर से दोस्ती कर लेती है। अगले दिन दोस्तों रत्ना के पति का फिर उसे कॉल करके ये पूछा जाता है कि तुम्हें आना है या नहीं। तो रत्ना उसे खूब जोर की डांट लगाते हुए कहती है कि अभी मैं 2 और दिन यहाँ रुकूंगी और मेरी किसी आंटी की तबीयत खराब नहीं है, मैं धर्मशाला आई हूँ समझे। बाकी वो तुम्हारा घर नहीं है क्या? वो तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या? मेरी तरह तुम भी उनको संभाल सकते हो और मेरे आने से पहले सब कुछ सही हो जाना चाहिए समझे, ताकि अगली बार मुझे दिक्कत ना हो। इतना कहकर वो कॉल काट देती है और उसका पति शॉक रह जाता है कि इस पे क्या हो गया ये। रत्ना कॉल रखने के बाद शिबू का एक्सप्रेशन देखकर कहती है, जानती हो शिबू, बचपन से मैंने पहले माँ बाप के हिसाब से जिंदगी को जिया, फिर पति के हिसाब से और अब बच्चों के हिसाब से जिंदगी को जीना पड़ रहा है। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे आ पाई और मुझे पता लगा कि दुनिया इतनी बड़ी है। यहाँ मैं लोगों से मिली, मैंने कल्चर को देखा, नए नए पहाड़ देखे। पहली बार मैं जिंदगी में वो कर रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ और मैं खुश हूँ। रत्ना की बातें भी शिबू को समझ आ चुकी थी दोस्तों। अचानक से यहाँ गाँव में श्रावंती के पेट में जोर का दर्द होता है। उसका बच्चा पेट के अंदर ही पलट गया था। उसे तुरंत ही इलाज के लिए लेके जाता है। तो देखकर सरपंच तुरंत रामाराव से शिबू को कॉल करवाते हैं और उससे शाम तक गांव में आने के लिए कह देते हैं कि अगर वो नहीं आई तो रामाराव तुम मर जाओगे, तुम्हें आग लगा दी जाएगी। और अब यहाँ पे शिबू एक बोल्ड डिसीजन लेती है दोस्तों कि मैं गाँव में बिना पर्दे के जाऊंगी। तो रत्ना और अमीषा उसको टोकते हैं। तो शिबू कहती है, मुझे देखना है कि मेरे ऐसा करने से क्या सच में बच्चे की मौत हो जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो गाँव वालों से पहले मैं खुद की जान दे दूंगी। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो उस गाँव की हर औरत का पर्दा हट जाएगा और ये जो ट्रेडिशन के नाम पे ये जो बेवकूफ बनाया जा रहा है ना औरतों को, ये खत्म हो जाएगा। तो शिबू अपने गांव पहुंचकर गाड़ी से बिना पर्दे के नीचे उतरती है। उधर अभी भी श्रावंती की डिलीवरी नहीं हुई थी। वो बेचारी दर्द की वजह से आखिरकार एकदम से सांस लेना बंद कर देती है। सभी को लगता है कि श्रावंती के साथ उसका बच्चा भी मर गया। इस तरह शिबू के बिना पर्दे के गाँव में आने की खबर श्रावंती के पति को लग जाती है। तो वो एक ईंट लेकर उसे दौड़कर मारने के लिए जाता है। इसी बीच शिबू के पिता उसको एक थप्पड़ लगाकर उसके चेहरे पे पर्दा डाल देते हैं, लेकिन शिबू उस पर्दे को फेंक देती है। दोबारा से श्रावंती के अंदर सांस आती है दोस्तों और वो फिर कोशिश करके एक बच्ची को जन्म देती है। जो बात जल्दी से श्रावंती के पति को लग जाती है और शिबू को मारते मारते रुक जाता है वो। यहाँ शिबू के पर्दा ना रखने के बावजूद उस बच्ची का जन्म हुआ। सभी शिबू के साथ ज्वालामाँ के जय जयकार करते हैं। औरतों का पर्दा और लोगों की आंख से पट्टी दोनों हट चुकी थी। शिबू इस गाँव में एक बड़ा बदलाव लेकर आ गई थी। वो इसके बाद ज्वालामाँ के मंदिर जाती है और उनकी मूर्ति के चेहरे पे जो पर्दा चढ़ाया हुआ था ना, उससे जला देती है। सभी गांव वालों की आंख खुल जाती है दोस्तों। श्रावंती का पति अपनी बच्ची को खुद के हाथों से शिबू को देता है और ये सब देखकर रत्ना और अमिष्ठा बड़ी खुश होती हैं कि चलो एक नया रिवॉल्यूशन आ गया गांव में। बाकी दोस्तों इट्स नाउ योर टर्न। आप बताइए आपको क्या लगता है? मूवी थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, मतलब अब जैसी थी मैंने आपको वैसी बता दी और मुझे कुछ मत बोलना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।